दुनिया में कुछ ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बदनाम है, कुछ का सम्मान है और कुछ को बहुत तेज तरार माना जाता है। जैसे सीबीआई भारत की जांच एजेंसी है, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका बहुत सम्मान है दुनिया में। उसी तरह से एफबीआई अमेरिका का, इसका भी ठीक ठाक सम्मान है। उसके बाद मोसाद आता है, मोसाद इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी। रूस के इंटेलिजेंस एजेंसी का भी सम्मान है। जैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई बदनाम है, सबसे ज़्यादा बदनाम है। उसी तरह से मोसाद जो है, जो इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और मोसाद को पता नहीं चला। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय एशिया में भूचाल मचा हुआ है, खासकर मिडिल ईस्ट में। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल ही रहा था। इजराइल ने जब से लेबनान पर हमला किया है, ये युद्ध बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब से नसरुल्लाह मारा गया है, जो कि हिजबुल्लाह का प्रमुख था, लेबनान का नेता था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन से भाषण देकर लौट रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाई जहाज पर हमला हुआ। वो अलग बात है कि चूंकि राष्ट्राध्यक्षों का जो जहाज होता है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति का जहाज हो, जो US-1 एयरफोर्स 1 बोलते हैं उसको, भारत के प्रधानमंत्री का जहाज हो या इजराइल के प्रधानमंत्री का जहाज, वो सब जहाज ऐसा है जो मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है। उस पर मिसाइल से अटैक ही आप नहीं कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी है इस वजह से, लेकिन ये बड़ी हिमाकत है और बड़ी हिम्मत है। तो सोचिए, इजराइल और लेबनान के युद्ध में सबसे बड़ी जो खबर है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी अब हमला हो गया है। मोसाद वो जांच एजेंसी है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको दुनिया भर में तारीफ की जाती है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और ये देश, किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मनों का भी सफाया करते हैं। कई बार मोसाद ने इस तरह के कारनामे किए भी हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उस पर हमला हुआ है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अंदर ही अंदर इजराइल कहीं चरमराता तो नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके जहाज पर जो हमला हुआ था, उसमें हूती आक्रमणकारियों का हाथ बताया जा रहा है, जो यमन के लड़ाके हैं। जैसे लेबनान का लड़ाका हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के जो का प्रमुख जहाज था नसरल्लाह, जिसको पूरी दुनिया में अब हीरो की तरह माना जा रहा है, खासकर मुस्लिम बिरादरी में वो हीरो बन गया है। वहीं अब हूती, जो कि यमन के लड़ाके हैं, वो नए नए तरकीब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास हथियार भी है, मिसाइल भी है। यमन के लड़ाके हूतियों ने पहले भी इजराइल की मुश्किलें खड़ी की थी, जब पानी के रास्ते में, समंदर के रास्ते में आने वाले एक एक जहाज को मार गिराया जा रहा था। अब अपडेट है कि लेबनान में 1 लाख सैनिकों को इजराइल ने भेजा है। आपको बता दें कि लगभग 1 लाख सैनिक हमास से निपट रहे हैं, फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं। 1 लाख सैनिक अब बताया जा रहा है कि लेबनान भेजा गया है। वहीं धीरे धीरे इजरायलियों का सब्र जवाब देता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इजराइल अपने पड़ोसी देशों से भी घिरता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन में खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने माना है कि इराक, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, ये सब जो देश हैं वो एकजुट हैं। वहीं ईरान लगातार सीधे सीधे युद्ध में शामिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन हथियारों की सप्लाई जो है वो उसके तरफ से जारी है। और आप सबको पता है कि एशिया में पावर सेंटर्स बनने के लिए रूस और चीन लगातार इस युद्ध को हवा दे रहा है। रूस की मजबूरी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में वो फंसा हुआ है। यूक्रेन की पूरी मदद यूरोप के देश कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, जर्मनी, ब्रिटेन कर रहा है, नेटो के देश कर रहे हैं। रूस उनसे भी बदला लेना चाहता है। वहीं चीन जो है वो अपने आप को हथियार विक्रेता के तौर पे देख रहा है। चीन अपना व्यापार और बिजनेस देख रहा है। तो ये युद्ध जो है वो कई मामलों में नया है और
इसमें कई देश के जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। चीन जैसा देश हथियार बेच रहा है, रूस अपना मामला देख रहा है कि किसी तरह से यूरोप कमज़ोर पड़े, इसलिए वो मदद कर रहा है फ़िलिस्तीन का, हमास का। तो युद्ध लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर देखेंगे तो फ़िलिस्तीन, लेबनान एक समय में बहुत डेवलप्ड कंट्री था, आज उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मिस्र, आपको बता दें कि यमन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सीरिया लगातार गृह युद्ध में चलता रहा है। तो ये तय है कि इस पूरे खेल में बर्बादी जो है वो धीरे धीरे इजराइल की हो रही है, क्योंकि लेबनान हो, चाहे यमन हो या सीरिया हो या फिर हमास हो, इन सब का काम ही, इनके जो लड़ाके, इनका काम ही है लड़ना, और इनके अपने सेना है, अपनी फौज है। उस चक्कर में इजराइल फंस गया है। लेकिन इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो अब इस युद्ध से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक दुश्मनों का सफाया न हो जाए। इजराइल मानता है कि उसे पूरी तरह से लेबनान पर कब्जा करना है, फ़िलिस्तीन पर कब्जा करना है, उसके बाद वो हो सकता है कि सीरिया पर भी हमला करे और यमन पर भी हमला करे, और अंतिम टारगेट ईरान हो सकता है। मैं बता दूं, जितने इस्लामिक कंट्री है उसमें ईरान जो है उसको सबसे ताकतवर देश और हथियारों वाला देश भी माना जाता है। ईरान में जो है आधुनिकता भी था पहले, लेकिन अब बाद में वहाँ टेक्नोलॉजी पर भी काम हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में तमाम इस्लामिक देशों की बात करें तो उसमें ईरान मजबूत है, और वो भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से शामिल है। तो इस युद्ध में दो बड़ी खबरें हैं। जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है कि इजराइल लगातार कहर बरपा रहा है, ये बात सच है। इजराइल अभी भी मजबूत देश है, हथियार वाला देश है, लेकिन धीरे धीरे इजराइल अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लंबा युद्ध ने उसे निचोड़ कर रख दिया है, और जिस तरह से उसके जहाज़ पर हमला हुआ और अब जिस तरह से मोसाद पर हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। मैं फिर बता दूं कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इस तरह से है कि आप अफ़गानिस्तान में, यमन में या सीरिया में या फिर फ़िलिस्तीन में युद्ध जीत नहीं सकते हैं। अमेरिका नहीं जीत पाया, अमेरिका को भी इराक से अपने सैनिक बुलाने पड़े, अफ़गानिस्तान से सैनिक बुलाने पड़े। तो एक लंबी सुरंग है, एक लंबी जंग की सुरंग है, जिसमें आप घुस गए तो घुस गए, उसमें जितना आगे बढ़ेंगे फंसते चले जाएंगे। अमेरिका ने सही समय पर अपने आप को बचा लिया, वापस निकाल लिया, लेकिन इजराइल अब उस युद्ध में घुसता जा रहा है और निकलने की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। अगर या तो उसे वापसी करनी होगी, जीत के रास्ते तो तय नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो हमास के लड़ाके हैं, जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जो यमन के लड़ाके हूती हैं या जो सीरिया के लड़ाके हैं, उनका काम ही है युद्ध करना, और दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। तो लबोलुआ भी है कि इस युद्ध में या तो इजराइल पूरी तरह से कामयाब होगा या वो नाकामयाबी के सुरंग में घुस चुका है। आपकी क्या राय है? क्या इस युद्ध से इजराइल को कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है? लेकिन इसका दुनिया पर भी असर पड़ रहा है, और जहां महंगाई हो रही है, मिडिल ईस्ट पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं रूस और चीन इसको एक व्यापार की तरह भी देख रहा है। भारत की नीति हमेशा की तरह ही न्यूट्रल है, और वो चाहता है कि दुनिया में शांति हो, क्योंकि दुनिया को भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।